तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है माय हस्बैंड डजंट लव मी। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है एक कार से जो अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर अपनी फुल रफ्तार से दौड़ रही थी। उस कार में बैठा हुआ एक बच्चा अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा हमें और कितनी देर लगेगी घर जाने में। ये सुनकर उस बच्चे की मम्मा स्माइल करते हुए कहती हैं, बस कुछ देर और बेबी, हम अभी घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो बच्चा कहता है, मुझे भूख लगी है मम्मा। तो उस बच्चे की मम्मा स्माइल करने लगती हैं और उसके डैड जो कार को ड्राइव कर रहे थे वो कहते हैं, बस कुछ देर और से चैन, हम अभी घर पहुंच जाएंगे। फिर मैं, तुम और तुम्हारी मम्मा और हमारा लिटिल बनी, हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट फूड खिलाऊंगा। ये सुनकर सिचन लगभग चिल्लाते हुए कहता है, याहू, फिर तो मज़ा आएगा। जैसे ही सिचन ये बोलता है, मिसेस लैन कहती हैं, सिचन चिल्लाओ मत, लानजान सो रहा है ना, वो जाग जाएगा। ये सुनकर सिचन तुरंत अपनी गोद में देखता है और देखता है कि उसका छोटा भाई सो रहा है और वो कहता है, ओ मम्मा, मैं तो भूल गया था कि लानजान सो रहा है, सॉरी, अब मैं बिल्कुल शोर नहीं बन जाऊँगा। ये कहकर वो अपने छोटे भाई के बालों को सहलाने लगता है और स्माइल करने लगता है, जो देखकर मिसेस लैन भी स्माइल करने लगती हैं और वो अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती हैं। कुछ देर तक ऐसे ही गाड़ी का माहौल बहुत खुशनुमा रहता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से गाड़ी का माहौल चेंज हो जाता है। मिस्टर लैन अचानक से बहुत ही ज़्यादा घबराने लगे थे, जो देखकर मिसेस लैन कहती हैं, हस्बैंड क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं। तो मिस्टर लैन कहते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। पर उनके शब्द उनके चेहरे का साथ नहीं दे रहे थे, जो देखकर मिसेस लैन दोबारा पूछती हैं, हस्बैंड मुझे बताइए क्या हुआ है, आप अचानक से इतने ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं, क्या हुआ है। तो मिस्टर लैन कहते हैं, पता नहीं वाइफी, अचानक से गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे। ये सुनकर मिसेस लैन बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो कहती हैं कि क्या गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे। तो मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ, गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ पर गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बताओ, मैं क्या करूँ। मिस्टर लैन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे, जो देखकर मिसेस लैन और भी ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो मुड़कर अपने बच्चों की तरफ देखती हैं, उनके बच्चे स्माइल करते हुए एक साथ बैठे हुए थे। सिचन अभी भी स्माइल कर रहा था और अपने भाई के बालों को सहला रहा था, जो देखकर मिसेस लैन और भी ज़्यादा रोने लगती हैं। वो लगभग रोते हुए कहती हैं, हस्बैंड कुछ करो, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हस्बैंड प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ गाड़ी को रोको, कुछ करो। ये कहकर मिसेस लैन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं, जो देखकर सिचन भी रोने लगता है और उसकी रोने की वजह से लैनजान जो वही सो रहा था वो भी जाग जाता है और वो भी रोने लगता है। मिस्टर लैन भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन अपनी फैमिली की तरफ देखकर वो जैसे तैसे थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करके कहते हैं, वाइफी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी गाड़ी को कंट्रोल कर लूँगा, हम सब ठीक है, हम सबको कुछ नहीं होगा, मैं सबको बचा लूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगा। तुम जाओ बच्चों को संभालो, देखो बच्चे कितने डर गए हैं, दोनों रो रहे हैं, जाओ उन्हें संभालो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, हम सब आराम से घर जाएंगे, हम सब डिनर करेंगे एक साथ बैठकर, किसी को कुछ नहीं होगा, तुम जाओ बच्चों को संभालो। ये कहकर वो मिसेस लैन को वहाँ से खड़ा करते हैं। मिसेस लैन जैसे तैसे उठकर सीट से अपने बच्चों के पास आती हैं और उन्हें हग करके टाइटली बैठ जाती हैं। वो दोनों बच्चों को शांत करते हुए कहती हैं, रोना बंद करो सिचन, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है बेबी, रोना बंद करो, मम्मा है ना यहाँ पर, लिटिल बनी, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मिसेस लैन ये बोल तो रही थी, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जो देखकर बच्चे और भी ज़्यादा रो रहे थे। मिस्टर लैन गाड़ी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे अनकंट्रोल होती जा रही थी। तभी मिसेस लैन देखती हैं कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, जिसे देखकर वो अपने बच्चों को टाइटली हग कर लेती हैं और लगभग चीखते हुए कहती हैं, हनी। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो गाड़ी उस ट्रक से जाकर टकरा जाती है और कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति छा जाती है। ये इतना भयानक और इतना बुरा एक्सीडेंट था, उस कार की हालत इतनी ख़राब थी कि उस कार को देखकर लग नहीं रहा था उसमें कोई ज़िंदा बचा होगा। लेकिन तभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती है और एक लेडी के कराने की। मिसेस लैन अपना सर उठाकर अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं
और धीरे से आवाज़ देती हैं, हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड। पर मिस्टर वांग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, जो देखकर मिसेस लैन बिल्कुल टूट जाती हैं। मिसेस लैन को भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उनकी बॉडी के हर एक हिस्से से खून निकल रहा था। उनकी सांसें उनका साथ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन तभी उन्हें उनके बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। इसीलिए वो जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए अपने बच्चों के पास लेकर जाती हैं और सिचन के गाल पर अपने खून से भरा हाथ रखते हुए कहती हैं, सिचन, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। बेबी, रोना बंद करो, तुम तो मामा के ब्रेव बॉय हो ना, रोना बंद करो। फिर वो अपने दूसरे बच्चे की तरफ देखकर कहती हैं, माय लिटिल बनी, माय लॉन्सन, प्लीज़ रोना बंद करो बेबी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ये कहते हुए मिसेस लान ब्लड वॉमिट करती हैं, जो देखकर बच्चे और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। वो अपनी मम्मी पापा की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मिसेस लैन कहती हैं, लानसान, मुझे माफ़ कर देना। मामा ने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो उस ट्री को आपके साथ बड़े होता हुआ देखेंगी, पर मामा उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना और उस ट्री का ख्याल रखना, ठीक है? फिर वो सिचन की तरफ देखकर कहती हैं, सिचन, तुम तो मामा के ब्रेव बॉय हो ना, तुम तो लानसान से बड़े हो, हमारे बनी का ख्याल रखना और अपना भी। मुझे पता है मैं तुम्हारे छोटे से कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालकर जा रही हूँ, पर प्लीज़ अपनी मम्मा को माफ़ कर देना और लानसान का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। ये कहती हुई मिसेस लैन की भी डेथ हो जाती है। वो दोनों छोटे से मासूम से बच्चे उस सुनसान सड़क पर अकेले खड़े अपने माँ बाप की लाश के आगे रो रहे थे। सीन चेंज होता है। उस एक्सीडेंट को हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। एक आलीशान घर के आगे एक कार आकर रुकती है और उस कार में से एक बहुत ही खूबसूरत मैन निकलता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी, और वो उस मेंशन के अंदर चला जाता है। वो अपने लंबे लंबे कदमों से सीधा स्टडी रूम में जाता है और एक चेयर पे जाकर बैठ जाता है और अपने हाथों से अपने सर को सहलाने लगता है। शायद उसके सर में दर्द था। वो वहाँ पर बैठा ही था कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, जो कहता है, सिचन, क्या तुम आ गए? ये बात सुनकर सिचन तुरंत अपनी चेयर से खड़ा होता है और सामने देखते हुए कहता है, अंकल, आप यहाँ कब आए? आप तो जापान में थे ना? आपने मुझे बताया क्यों नहीं आज आप आने वाले हैं? आप अगर मुझे बता देते तो मैं आपको लेने आ जाता। सिचन की बात सुनकर अंकल बहुत ही रूडली जवाब देते हैं, मैं बस अभी कुछ देर पहले आया हूँ। ये सुनकर सिचन कहते हैं, अंकल क्या हुआ, आप गुस्से में लग रहे हैं? तो अंकल कहते हैं, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ सिचन। ये सुनकर सिचन कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? क्या किसी सर्वेंट ने कोई बदतमीज़ी की? तो अंकल कहते हैं, नहीं, मुझसे किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैं बस तुम्हारी वजह से गुस्से में हूँ। ये सुनकर सिचन कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, क्यों, क्या मैंने कुछ किया? क्या मैंने क्या किया अंकल? आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं? मैं तो आपसे अभी मिल रहा हूँ। क्या मैं आपको लेने नहीं आया इसलिए आप मुझसे नाराज़ हैं? पर आपने मुझे बताया ही नहीं था कि आप आने वाले हैं। ये सुनकर अंकल कहते हैं, सिचन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी और वजह से नाराज़ हूँ। मैं तुम्हारे फैसले की वजह से नाराज़ हूँ। तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे ले लिया। एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। क्या तुम्हें लगता है तुम जो फैसला ले रहे हो वो सही है? ये सुनकर सिचन कहते हैं, ओह, तो आप उस बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता चल गया? तो अंकल कहते हैं, हाँ, पता चल गया। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है? ये सुनकर सिचन कहता है, हाँ, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, ये उसके लिए बेहतर है। ये सुनकर अंकल कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता तुम्हारे इस फैसले में वो खुश है। ये सुनकर सिचन कहता है, ऐसा कुछ नहीं अंकल, वो खुश है। अगर वो खुश नहीं भी है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि उसके लिए ये फैसला ठीक है। ये सुनकर अंकल कहते हैं, कम से कम एक बार उसके चेहरे को तुम देख तो लो ध्यान से कि तुम्हारे इस फैसले के बाद उसकी हालत क्या है। उसने लगभग 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे इस फैसले से वो खुश है। ये सुनकर सिचन हैरान होते हुए कहते हैं, क्या वांग जी ने 24 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है? ये सुनकर अंकल कहते हैं, सिचन, तुम्हें नहीं पता था?
मुझे तो सर्वेंट ने आते ही बता दिया कि लिटिल यंग मास्टर कुछ खा पी नहीं रहे हैं और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। ये सुनकर सिचन गुस्से में तुरंत सर्वेंट को आवाज़ देता है, जोया। जोया तुरंत वहाँ दौड़ती हुई आती है और कहती है, जी मास्टर। उसे देखकर सिचन कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि लिटिल यंग मास्टर 24 घंटे से कुछ खा पी नहीं रहे हैं। सिचन का गुस्सा देखकर जोया बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो डरते हुए कहती है, फू मास्टर, मैंने आपको कॉल किया था पर आपका कॉल आपकी सेक्रेटरी ने उठाया और उसने कहा कि आप मीटिंग में हैं, मैं आपको बाद में कॉल करूं। और जब मैंने आपको बाद में कॉल किया तो आप सिटी से बाहर गए थे। उसने कहा कि आप बाद में आएंगे। मुझे लगा कि आप शाम को घर वापस आ जाएंगे, पर आप शाम को घर वापस ही नहीं आए और जब मैंने आपको कॉल भी नहीं लग रहा था। जोया ये सब एक ही सांस में बोल देती है। वो बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। जोया की बात सुनकर सिचन को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको ऐसे गुस्सा करता देखकर चिरेन कहते हैं, सिचन, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, वांग जी को मनाओ, उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात को वो समझ जाए। ये सुनकर सिचन जोया से पूछते हैं, जोया, लिटिल मास्टर कहाँ हैं? तो जोया कहती है, मुझे नहीं पता लिटिल मास्टर कहाँ है मास्टर। ये सुनकर चिरेन कहते हैं, क्या मतलब तुम्हारा जोया? क्या वांग जी घर पर नहीं है? तो जोया कहती है, नहीं, वो 2 घंटे पहले ही अपनी बाइक को लेकर कहीं घर से बाहर गए हैं। मैंने उनसे पूछा था वो कहाँ जा रहे हैं, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। ये सुनकर चिरेन सिचन से कहते हैं, सिचन, वांग जी को ढूंढो, वो बहुत गुस्से में है, जल्द से जल्द उसे ढूंढो, देखो वो कहाँ गया है। ये सुनकर सिचन तुरंत वांग जी को कॉल लगाते हैं, पर वांग जी कॉल पिक नहीं करता। तो सिचन एक दूसरे नंबर पर कॉल करते हैं। कॉल पिक होती है, उधर से एक मैन की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सिचन तुरंत कहते हैं, जॉन, अभी के अभी लिटिल यंग मास्टर को ढूंढो, तुम्हारे पास बस आधा घंटा है। आधे घंटे में मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, पता करो कि वो कहाँ है। ये सुनकर जॉन कहता है, जी मास्टर, मैं बस अभी पता करता हूँ, मैं अभी ढूंढता हूँ लिटिल यंग मास्टर को। ये कहकर कॉल कट हो जाती है। सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर अपनी बाइक के साथ एक लड़का अकेला खड़ा हुआ था। वो लड़का बहुत गुस्से में था। गुस्से में होने के बावजूद भी वो लग बड़ा हैंडसम रहा था। वो वहाँ खड़ा ही था कि तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है, जिसे वो लड़का देखने लगता है। वो उस कार की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से उस कार में से 2 हट्टे कट्टे आदमी बाहर आते हैं, जो देखकर वो लड़का तुरंत अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो लड़का वहाँ से जा पाता उससे पहले ही वो आदमी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे पकड़कर उसकी बाइक से नीचे उतारते हैं, फिर उसे खींचते हुए उस कार की तरफ ले जाने लगते हैं, जो देखकर वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम दोनों ने सुना नहीं अभी मैंने क्या कहा? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अगर तुम दोनों ने अभी के अभी मुझे नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ये कहकर वो लड़का लगातार चिल्लाया जा रहा था, पर वो दोनों आदमी उसकी एक बात नहीं सुनते। वो उसे ऐसे ही खींचते हुए ले जाते हैं और उस कार की बैक सीट पर बिठा देते हैं। वो लड़का बहुत ही गुस्से में कार के अंदर इधर उधर देख रहा था। वहाँ पर एक और आदमी बैठा था। वो लड़का उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, भाई अपने इन चमचों से कहिए मुझे यहाँ से जाने दे, मेरा रास्ता ना रोके, मुझे यहाँ से जाना है। ये सुनकर सिचन कहते हैं, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, हम अब घर चल रहे हैं। तो वांग जी कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं घर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दीजिए। ये कहकर वो कार का डोर ओपन करने लगता है, जो देखकर सिचन तुरंत जॉन से कहते हैं, जॉन कार स्टार्ट करो, हम अभी के अभी घर चल रहे हैं। तो जॉन तुरंत कार स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे घर नहीं जाना, जॉन कार रोको, जॉन कार रोको, मैंने कहा ना जॉन कार रोको। पर जॉन उसकी एक बात नहीं सुनता, जो देखकर वांग जी तुरंत सिचन से कहता है, भाई जॉन से कहिए कार रोके, मुझे घर नहीं जाना। वांग जी का गुस्सा देखकर सिचन कहते हैं, वांग जी तुम इतना गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी कहता है, भाई आपको नहीं पता कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? कम से कम एक बार तो मुझसे ये पूछा होता कि अब जो फैसला ले रहे हो मेरे लिए, क्या मैं वो चाहता हूँ या नहीं? ये सुनकर सिचन कहते हैं, वांग जी तुम्हारे लिए ये फैसला बिल्कुल ठीक है। वो ओमेगा एक अच्छी लड़की है, अच्छी फैमिली से है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, अगर वो ओमेगा इतनी ही अच्छी है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप तो मुझसे बड़े हैं ना, आप तो 30 साल के हो चुके हैं ना, आप अकेले कब तक रहोगे? आप शादी क्यों नहीं करते? ये सुनकर सिचन कहते हैं, वांग जी मैं शादी नहीं कर सकता, अभी मैं शादी नहीं कर सकता।
तो वांग जी कहता है क्यों शादी नहीं कर सकते आप, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं शादी कर लूँ, जबकि आप मुझसे बड़े हैं और मेरी उम्र सिर्फ अभी 26 साल है, और आप मुझसे कह रहे हैं मैं शादी कर लूँ, क्यों आप शादी क्यों नहीं करते। ये सुनकर सिचेन कहते हैं वांग जी मैं शादी इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता जो ओमेगा मैं अपने घर लेकर आऊँगा वो तुम्हारा ख्याल रख पाएगा या नहीं, वो तुमसे वैसा प्यार करेगा या नहीं जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आगे वक्त किसी ने नहीं देखा, पता नहीं वो ओमेगा कैसा होगा जिससे मैं शादी करूँगा, जिससे मैं अपने घर लेकर आऊँगा, पता नहीं वो तुम्हारा ख्याल रख पाएगा भी या नहीं, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मेरे अलावा भी तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई और है, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ वांग जी तुम ये शादी करो, वो ओमेगा एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम खुश रहोगे उसके साथ, मेरा यकीन करो। ये सुनकर वांग जी कहता है ब्रदर मुझे पता है कि आप जिसको भी मेरे लिए चुनोगे वो अच्छा इंसान होगा, पर फिर भी मैं शादी अभी नहीं करना चाहता। तो सिचेन कहते हैं क्यों तुम शादी नहीं करने चाहते, क्या तुम्हें कोई और पसंद है। तो वांग जी कहता है नहीं ब्रदर मुझे कोई पसंद नहीं है, बस मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेला, मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, खास करके तो एक ओमेगा तो बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ खुद के साथ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी में आकर कोई मुझ पर रूल करे, मुझ पर हुक्म चलाए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुनकर सिचेन कहते हैं वांग जी अकेले रहकर कोई भी खुश नहीं रह सकता, हर इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, जिससे हम अपनी लाइफ, अपनी खुशियाँ, अपना दर्द सब कुछ बांट सकते हैं। हम उससे वो कह सकते हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, वो हमारा एक हिस्सा होता है। हाँ इंसान अकेला खुश रह सकता है, लेकिन जब हमारा पार्टनर हमारे साथ होता है तो वो खुशियाँ डबल हो जाती हैं। सिचेन वांग जी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग जी समझने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है नहीं ब्रदर मुझे शादी नहीं करनी, मैं फिर भी शादी नहीं करना चाहता। वांग जी की बात सुनकर अब सिचेन को गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में कहते हैं वांग जी तुम ये शादी कर रहे हो, दैट्स फाइनल, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ये कहकर वो कार की विंडो से बाहर देखने लगते हैं। वांग जी भी अपनी थकी हारी उदास आंखों से बाहर देखने लगता है। कुछ मिनट में गाड़ी लैन हाउस पहुंच जाती है। जैसे ही गाड़ी लैन हाउस के बाहर रुकती है वांग जी तुरंत कार से उतरता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। वो एक बार भी सिचेन की तरफ नहीं देखता और ना ही उससे बात करता है। सिचेन भी कार से उतरते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं और वो अपनी उदास आंखों से वांग जी को जाते हुए देखते हैं। उनके सर में बहुत दर्द था, इसीलिए जोया को आवाज़ देते हुए कहते हैं जोया एक कप कॉफ़ी स्टडी रूम में ले आओ। ये कहकर वो स्टडी रूम में चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। एक कमरे में एक लड़की रोते हुए अपनी माँ से कह रही थी माँ मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मुझे कोई और पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर उस लड़की की माँ गुस्से में कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे वो लड़का वो अल्फ़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं कराऊंगी, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैंने फिक्स की है। ये कहकर वो औरत उस रूम से चली जाती है और वो लड़की रोते हुए वहीं बेड के पास ज़मीन पर बैठ जाती है और वो रोते हुए कहती है माँ आप समझ नहीं रही हैं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती और मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आपको लगता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरा ख्याल रखता है, वो बहुत अच्छा है माँ, बहुत अच्छा। मैं ये शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं, प्लीज़ मॉम समझिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो लड़की ज़मीन पर ही सो जाती है। हेलो एवरीवन, तो माय हस्बैंड डजंट लव मी का फर्स्ट चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगी, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसे यहीं छोड़ दूँगी, ठीक है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँ या नहीं, ठीक है? बाय बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।